नमस्कार गीता जी। नमस्कार, नमस्कार। कैसे मैं आप? सौरभ, बहुत बढ़िया। खंड नगर प्रचारक बसखारी अम्बेडकर नगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सौरभ जुड़ा हूँ। हाँ, सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी सम्मानित बंधुओं को। एक बार बारी बारी से आप सभी का परिचय हो जाए, जितने भी सम्मानित हमारे स्वयंसेवक बंधु या विचार परिवार से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है सौरभ जी कि कार्यक्रम शुरू करें, क्योंकि वो उसमें समय का सीमा है, 1 घंटे का समय है। तो आज ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, स्वदेशी से स्वराज, और बहुत जुड़ गए हैं। जी जी रिकॉर्डिंग में जा रहा है यूट्यूब जी पे जी डायरेक्ट। जी जी तो आदरणीय अश्विनी महाजन जी हमारे बीच हैं, और आज पूरे वैश्विक स्तर पे जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, स्वदेशी जी से जी स्वराज और स्व की पहचान। जी जी सौरभ जी और कुमार गौरव जी कार्यक्रम प्रारंभ। जी बहुत धन्यवाद मैम। सबको नमस्कार है। मैं कुमार गौरव मिश्रा, ज्ञान यज्ञ। सभी से अनुरोध है कि अपने ऑडियो म्यूट कर लें ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो। जी बिल्कुल। जी मैं कुमार गौरव मिश्रा, ज्ञान यज्ञ राष्ट्रीय संवाद श्रृंखला के इस द्वितीय संवाद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है, स्वदेशी से स्वराज। स्वदेशी से स्वराज, इस विषय में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं एवं मुख्य वक्ता हैं, आदरणीय डॉक्टर अश्वनी महाजन सर, जो कि स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, और इस संवाद में अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर जयप्रकाश नारायण सर, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में विभाग अध्यक्ष हैं, एवं संरक्षिका की भूमिका में आदरणीय प्रोफेसर गीता दीदी हम सभी के मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय जयप्रकाश सर से निवेदन करता हूं कि वो अश्वनी महाजन सर का स्वागत करें एवं स्वागत वक्तव्य के रूप में 2 शब्द कहें। आदरणीय जयप्रकाश सर। ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि पराशुव जद भद्रं तन्न आशुव। सभी को नमस्कार। विश्व ग्राम एवं युवा यूथ यूनाइटेड फॉर विजन एंड एक्शन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ज्ञान यज्ञ संवाद श्रृंखला का द्वितीय संवाद के अंतर्गत स्वदेशी से स्वराज विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर अश्वनी महाजन जी का इस कार्यक्रम में इस संस्था की ओर से, गीता दीदी की ओर से, मैं अपनी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम के संरक्षिका प्रोफेसर गीता सिंह जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वग्राम संयोजक हैं, और गौरव मिश्रा जी तथा इनके टीम के सदस्य भी इसमें आवासीय पटल पर उपस्थित हैं। सभी देश प्रेमी कार्यकर्ता बंधु एवं सभी को मेरा नमस्कार एवं स्वागत है इस व्याख्यान सीरीज में। मैं एक ही शब्द में अपने तहे दिल से स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि हमें सुनना है मुख्य वक्ता के जो वक्तव्य हैं, उद्बोधन हैं, उनके जो विचार हैं, जो उनके समाज के लिए संदेश हैं, हम उनको सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, और उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि एक अच्छे वक्ता आज हमें मिले हैं, जिनके मार्गदर्शन से हम लोगों का बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त होगा। तो मैं इतना ही कहते हुए अपने इस मुख्य वक्ता डॉक्टर अश्वनी महाजन जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस आभासीय पटल पर। साथ ही इस कार्यक्रम में जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी का मैं यहाँ स्वागत करता हूं।
साथ ही मैं देख रहा हूँ कि हमारे म्यूजिक के अध्यापक जो हैं मिश्रा जी सर जुड़े हुए हैं, गौरव के पिताजी भी हैं और वो भी जुड़े हुए हैं, बड़े उत्साह से उनको मैं देख रहा हूँ। तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए इसके लिए मैं सबको का स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अश्वनी महाजन सर से निवेदन करता हूं कि हम लोग बहुत उत्सुक हैं उनको सुनने के लिए। सर कृपया हम लोग उद्बोधित करें। धन्यवाद गौरव जी। आदरणीय गीता जी, आदरणीय प्रोफेसर जयप्रकाश जी, इस आभासी बैठक में उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिक जन भाई और बहनों, अपना हम जान रहे हैं कि आजकल स्वदेशी की बहुत धूम मची हुई है। प्रधानमंत्री जी पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने स्वदेशी न केवल शब्द का उपयोग किया बल्कि पूरे देश को स्वदेशी अपनाने के लिए आह्वान भी किया है और उसको विस्तार से बताया भी है। यानी अगर हम प्रधानमंत्री जी के इस 15 अगस्त के उद्बोधन को देखें, सुने, तो ध्यान में आता है कि ये पूरा का पूरा जो 110 मिनट का भाषण वो स्वदेशी, सुरक्षा, स्वावलंबन, इन विषयों पर ही आधारित था। तो समझ में आता है कि आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद भी आज हम स्वदेशी को याद कर रहे हैं। तो जब स्वदेशी जागरण मंच बना 1991 में, जिसका मैं दायित्व रखता हूं, तो ये प्रश्न पूछा गया बार बार कि देश तो आजाद है। स्वदेशी आंदोलन तो हमने शुरू किया था जब देश गुलाम था और विदेशियों को यहाँ से भगाना था। स्वदेशी को अपनाकर हमने उनको एक संदेश देना था कि देश के लोग अब उनके साजो सामान को नहीं खरीदेंगे। तो जिस काम के लिए वो आए हैं, जिस उद्देश्य से वो आए हैं कि इस देश को लूटना है, इस देश में अपना साजो सामान बेचना है और यहाँ से कच्चा माल ले जा करके उसी को तैयार करके यहाँ के लोगों का शोषण करना है। तो इसके लिए विभिन्न नेताओं ने स्वदेशी के आंदोलन को पुष्ट किया। जानते हैं कि 1905 में जब भंग आंदोलन चला तो उसमें स्वदेशी का आह्वान पहली बार इस स्वतंत्रता आंदोलन में दिया गया था। हालांकि स्वदेशी का शब्द, स्वदेशी का भाव, स्वदेशी का आग्रह बहुत से महापुरुषों ने पहले से ही किया है। स्वामी दयानंद जी ने किया और तमाम ऐसे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने बहुत पहले से इसको किया। और बाद में प्रधानमंत्री अपने महात्मा गांधी जी ने इसको स्वदेशी आंदोलन को और आगे बढ़ाते हुए पूरे देश में लोगों को बहिष्कार के लिए कॉल दी। लेकिन सबसे पहली बहिष्कार की जो कॉल थी वो 1905 में ज्यादा तीव्रता से दी गई थी। तो ध्यान में आता है कि ये स्वदेशी और बहिष्कार ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन स्वदेशी वास्तव में एक सकारात्मक विचार है, ये नकारात्मक विचार नहीं है। हाँ, काल के संदर्भ में जब हम कोई विशेष कालखंड आता है तो उसमें हम इसको बहिष्कार के नाते भी बात करते हैं, लेकिन ये एक सकारात्मक विचार है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये किसी भी देश के आत्मसम्मान के साथ, किसी भी देश के केवल भारत का ही स्वदेशी नहीं, हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया स्वदेशी के आधार पर चले और देश स्वदेशी को अपनाए। तो यहाँ क्योंकि आज के संदर्भ में जब पूरी दुनिया में एक ऐसा वातावरण निर्माण हुआ है कि हर कोई देश अपने देश के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए और उत्सुक है और उसके लिए प्रयास कर रहा है, और इसको हम किसी भी तरीके से उस देश के विरुद्ध बात नहीं करते,
हम तो चाहते हैं कि हर देश जो है वो स्वदेशी के आधार पर आगे बढ़े। लेकिन जब हम आज के संदर्भ में बात करते हैं तो हम सब लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से उन्होंने भारत के सामान पर और दुनिया भर के दूसरे मुल्कों के सामानों पर टैरिफ लगाने की बात शुरू कर दी है। और उनका कहना है कि मैं इसलिए टैरिफ लगा रहा हूं क्योंकि मुझे अपने देश के उद्योगों को बचाना है। जब वो पिछली बार राष्ट्रपति बने थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि आई वांट टू रीस्टार्ट माय रस्टिंग फैक्ट्रीज। तो यानी अगर हम देखें तो आज अमेरिका में एक जमाना था कि अमेरिका में स्टील बनता था, जूते बनते थे, कपड़े बनते थे, तमाम प्रकार की दूसरे साजो सामान बनते थे और अमेरिकी सामान पूरी दुनिया में जाता भी था। लेकिन समय के साथ साथ आज वहां पर फैक्ट्रियां बंद हैं, आज वहां स्टील नहीं बनता है, आज वहां कपड़े नहीं बनते हैं, आज वहां जूते नहीं बनते हैं। आज जितना भी सामान अमेरिकी लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें से अधिकांश जिसको हम कह सकते हैं वो सब विदेशों से आता है। इसलिए पूरी दुनिया में एक हाहाकार मच गया कि दुनिया के जितने भी विकासशील देश थे, विकसित देश थे, सभी अमेरिका को सामान बेचते थे क्योंकि अमेरिका में तो कुछ बनता नहीं था। तो ऐसे में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया कि सभी लोग कहने लगे कि अरे अमेरिका ने हमारे ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया है और हम क्या करेंगे, तो हमारा सामान कैसे बिकेगा। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो अमेरिका ने ये जो कॉल दी है, आप इसको अचेतन मन की बात कहें, अचेतन मन के संदर्भ में कहें, तो यह किसी न किसी तरीके से वो अपनी रस्टिंग फैक्ट्रीज को पुनः शुरू करने के प्रयास का एक हिस्सा वो बताते हैं। कहाँ तक वो इस मामले में लॉजिकल हैं वो तो मैं अभी जब बातचीत करूंगा तो इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मूलतः उनके मन में वो जो स्वदेशी का भाव है कि मुझे अपने देश के स्वदेशी को आगे बढ़ाना है, उसी प्रकार से ऐसे ही दुनिया के दूसरे मुल्क भी अपने अपने तरीके से दूसरे मुल्कों के सामानों को रोकने का प्रयास करते हैं, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा करके। और कभी कहेंगे कि भी आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कभी कहेंगे कि आपके चावल में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड है, कभी कहेंगे कि आपके मसालों में आपके उसमें पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा है, जो पेस्टिसाइड हम नहीं चाहते हैं वो आपने इसमें डाल रखा है, इसलिए हम आपका सामान नहीं खरीदें। यानी किसी भी प्रकार से वो हमारे देश के सामान को रोकने का प्रयास करते हैं। केवल हमारे देश के सामान को रोकने का प्रयास करते हैं ऐसा नहीं है, कि पूरे दुनिया भर से कहीं आने वाले सामान को वो किसी न किसी तरीके से रोकते हैं ताकि अपने देश के उद्योगों को वो संरक्षण दे सके। तो ये मोटे तौर पर इस समय पूरी दुनिया में स्वदेशी की लहर चली हुई है और उसी क्रम में भारत का जो स्वदेशी आंदोलन है उसको भी हमें समझना पड़ेगा, भारत के स्वदेशी के भाव को भी समझना पड़ेगा। और लेकिन इसके पीछे हम अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो 1991 में दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की लहर चली थी। आप सब लोग प्रबुद्ध जन जानते हैं कि जो 1991 से के आसपास 1990-91 के आसपास भारत में भी एक नई आर्थिक नीति अपनाई गई। उस आर्थिक नीति में ये कहा गया कि जो पहले हमारी आर्थिक नीति चली उसमें वो सही नहीं थी और इसलिए हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। पहले हम बाहर से सामान आने में रुकावटें करते थे, अब बाहर से आने वाले सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाते थे और तरह तरह की दूसरे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं उनको, QRs, यानी हम कहते थे ये सामान हम आने ही नहीं देंगे, तो ऐसे हम रोकते थे और इसलिए वो हमें अब बदलना पड़ेगा और हमें बाहर से आने वाले सामानों को खोलना पड़ेगा। उसके पीछे का कारण ये बताया कि अगर हम विदेशों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं तो हमारे जो उद्योग हैं वो शिथिल हो जाते हैं, यानी उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की एक जज्बा नहीं रहता।
और क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा का जब जज्बा नहीं रहता तो वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं। उदाहरण भी हमारे सामने है कि हमने इसके बारे में बात करता हूँ, उदाहरण क्या है और उस समय की जो नीतियां क्या थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमें कैपिटल के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे, यानी विदेशों से आने वाली पूंजी को हमने स्वीकार करना पड़ेगा और मल्टीनेशनल कंपनियों को भी आने देना पड़ेगा, इससे देश पर टेक्नोलॉजी का विकास होगा। फिर उन्होंने कहा कि भी अपने बजटों को भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बजट जो हैं वो बहुत ज्यादा घाटे वाले बजट ना हो और हम ज्यादा से ज्यादा बैलेंस्ड बजट बनाएं और जो फिस्कल डेफिसिट है उसको सीमा में रखें। ये भी कहा कि हमें अपने पेटेंट कानून बदलने पड़ेंगे, हमारे दूसरे प्रकार के कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा, हमें एक्सचेंज रेट पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, यानी तमाम प्रकार के ऐसे, यदि ये जानना चाहें, समझना चाहें इस विषय को, वो क्या क्या चाहते थे, वो वॉशिंगटन कंसेंसस के नाम से एक टर्मिनोलॉजी है। अगर आप गूगल करेंगे कि तो वॉशिंगटन कंसेंसस, तो आपके पास, आपके ध्यान में सब आ जाएगा कि कौन सी ऐसी नीतियां थी जो उस समय अपनाने की सलाह दी गई थी। तो मैंने जब वाशिंगटन कंसेंसस की बात कर रहा हूं तो जो हमारे देश में जो वातावरण निर्माण किया गया कि भूमंडलीकरण करना है, नई आर्थिक नीतियां अपनानी है, विदेशों से आने वाले सामान को रोकना नहीं है, उनमें उसको आने के लिए साफ सेफ पैसेज देना है, विदेशों से आने वाली पूंजी को भी हमें करना है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी को, ये सारी बात जो वाशिंगटन कंसेंसस में कही गई, तो इसका मतलब ये है कि ये बात हमारे देश में से ओरिजिनेट नहीं हुई, ये ओरिजिनेट हुई कहीं विदेश से, वाशिंगटन से। तो वाशिंगटन कंसेंसस जब कहते हैं तो कंसेंसस होता है मतैक्य। तो मतैक्य की जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया भर में एक जैसे सब सोच हो गई, सब लोगों का मत एक हो गया कि अब हमें ये अपनी सारी आर्थिक नीतियां बदलनी है। लेकिन जब हम इसके साथ जोड़ते हैं वाशिंगटन, तो इसका मतलब है कि ये दुनिया का मतैक्य नहीं था, ये वाशिंगटन का मतैक्य था। उसके बारे में अर्थशास्त्री लिखते हैं कि यह जो मतैक्य है वो 3 इंस्टीट्यूशंस है वाशिंगटन की। वाशिंगटन डीसी में 2 इंस्टीट्यूशंस तो हम सब लोग जानते हैं, एक तो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और उसमें एक तो संस्था है वर्ल्ड बैंक और दूसरी है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये 2 वाशिंगटन की इंस्टीट्यूशंस हो गई और तीसरी वाशिंगटन की इंस्टीट्यूशन है वो अमेरिकी सरकार, अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो इन 3 संस्थाओं के बीच में एक मत हो गया कि दुनिया को एक रास्ते पर चलाना है, विकासशील देशों को इस रास्ते पर चलाना है, उनको बताना है कि ये 10 चीजें आपको करनी है। यानी वो बातें हमारी संसद में तय नहीं हुई, वो बातें हमारे किसी अपने देश में कोई कॉन्फ्रेंस किया गया हो या कोई हमने इसके बारे में कोई कमेटी बनाई हो, उसने ये निर्णय किया हो, ऐसा नहीं था। ये वाशिंगटन कंसेंसस वाज द कंसेंसस अमंग्स्ट these 3 इंस्टीट्यूशंस ऑफ वाशिंगटन। तो अब उसके बाद क्या हुआ, हम सब लोग जानते हैं कि भूमंडलीकरण की नीतियां अपनाई जाने लगी, विदेशों से आने वाले सामानों को खुले तौर पर आने दिया गया, WTO का गठन हो गया। WTO में यह इस प्रकार की एक रूल्स बन गए और रूल्स के तहत ये था कि जितना टैरिफ हम लगा सकते हैं, ये टैरिफ है, ये भारत लगाएगा, इतना एवरेज टैरिफ भारत लगाएगा, किसी पर कम किसी पर ज्यादा करते हुए औसत के रूप में, भारित औसत जिसको बोलते हैं, वेटेड एवरेज, तो उसका इतना 50.2% हमें यह अनुमति दी गई कि आप 50.2% लगा सकते हो। और बाकी जो मुल्क हैं उनके लिए भी तय किया गया, अमेरिका को कम टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया और बाकी मुल्कों को भी अलग अलग प्रकार से टैरिफ, भारत जैसे विकासशील देश को इसलिए ज्यादा टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया क्योंकि जब WTO का समझौता हुआ उस समय हमारे ऊपर हमारे पास कई और दूसरे अधिकार थे। हम ज्यादा टैरिफ लगाते थे, हम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा करके बाहर से आने वाले सामान को रोकने का हमारे पास अधिकार था। इसके अलावा हमारा जो पेटेंट कानून था वो भी अलग किस्म का था और जिसमें हम अपने नागरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते थे।
हमारा जो इन्वेस्टमेंट के कानून थे, जिसके हिसाब से हम विदेशी कंपनियों को आने से रोक सकते थे और विदेशी कंपनियों पर तरह तरह के हम प्रतिबंध लगा सकते थे, और उनके वो कितना पैसा यहाँ से ले जा सकती हैं उसके उसके बारे में हम नियम बना सकते थे, हम बनाते थे। और हमें याद है 1970 के दशक में हमने विदेशी कंपनियों का भारतीयकरण कर दिया था, और भारत में कोई विदेशी कंपनी बची ही नहीं थी जिसमें सभी विदेशी कंपनी, यानी डेफिनेशन के हिसाब से विदेशी कंपनियां तो थी, लेकिन उन सभी विदेशी कंपनियों में विदेशी पूंजी का जो प्रतिशत था वो 40% पर ले आए थे। ये 1970 के दशक में हुआ था। तो ऐसे में WTO चाहता था, यानी अमेरिका चाहता था, विकसित देश चाहते थे कि हम अपने विदेशी निवेश के कानूनों को बदलें, हम अपने आयात निर्यात कानूनों को बदलें, हम अपने पेटेंट कानून को बदलें, हम तमाम प्रकार के जो उनकी इच्छा के अनुसार सब चीजों को मान्य करें। जब WTO की बातचीत चल रही थी तो भारत सरकार उस समय कह रही थी कि हम ये जो मांगे हैं विकसित देशों की हम नहीं मानेंगे, लेकिन अमेरिका का दबाव भी था और भारत में एक जिसको हम कह सकते हैं कि नेतृत्व में कमी भी थी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी थे, जिनका बहुत स्वागत हुआ था व्हाइट हाउस में एक बार। तो उन्होंने वो सभी मुद्दों को स्वीकार कर लिया वहां स्वागत के एवज में, और हमने देखा कि उसके बाद हम WTO को सिग्नेचर कर दिए, और उस WTO पर हस्ताक्षर करने के बाद हम लोग उस रूल्स के तहत बंध गए। तो जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो उससे पहले क्या था, उससे पहले स्वदेशी था क्या, इसके बारे में भी हमें समझना होगा कि 1947 में जब हम आजाद हो गए उस समय देश में आर्थिक नीति बना ली गई थी। महात्मा गांधी जी उस समय उनके प्रभाव में देश के प्रधानमंत्री चुने गए। हम सब लोग जानते हैं कि समिति में सभी लोग चाहते थे कि सरदार पटेल बने, लेकिन केवल महात्मा गांधी जी का एक वीटो वोट था, जिसके कारण प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू। तो लेकिन जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बीच में एक आत्मीय संबंध तो था, लेकिन उस आत्मीय संबंध के साथ साथ विचारों की बहुत भारी भिन्नता भी थी, और वो जिस क्रूरता के स्तर पर एक दूसरे को वो मान्य नहीं करते थे। इसके बारे में बहुत सा साहित्य मौजूद है, और अपने महात्मा गांधी जी और पंडित नेहरू के बीच में पत्राचार भी ये इतिहास का हिस्सा है। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि देश की आर्थिक नीति ऐसी बने जिसमें हम छोटे उद्योगों को प्रश्रय दें, कृषि को विकास करें, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें, हमारे कारीगर, हमारे हथकरघा, इन सब उद्योग, इनका विकास हो, और अंतिम व्यक्ति तक कैसे हम आर्थिक नीतियों का लाभ पहुंचा सकते हैं उसके बारे में आर्थिक नीतियां बने। लेकिन पंडित नेहरू चाहते थे कि नहीं, ये सही नहीं है। उन्होंने महात्मा गांधी जी को पत्र लिख करके कहा कि बाबू, ना तो मैं पहले आपकी बातों से सहमत था, ना अब इस बात से सहमत हूँ, और मैं अब प्रधानमंत्री हूँ, मैं उसी प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाऊंगा और वो लागू करूंगा जो मेरे मन के मुताबिक है। और उन्होंने कहा कि मैं देश को आत्मनिर्भर बनाऊंगा, सेल्फ रिलायंट बनाऊंगा। लेकिन उस सेल्फ रिलायंट बनाने के पीछे मैं ये सारी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि उसी से आज के वर्तमान संकट का उत्तर भी मिलता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आर्थिक नीतियां वो बनाऊंगा जिससे देश में मशीनें बड़े स्तर के उद्योग बने, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को मैं स्थापित करूंगा। और क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो
ना तो उसके पास पैसा है, ना उसके पास समझ है, ना उसके पास सामर्थ्य है, और ना ही उसके पास टेक्नोलॉजी है, और ना ही उसके पास फॉरेन एक्सचेंज है। इसलिए ये काम प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं सकता, और इसलिए जो काम होगा वो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत होगा। यानी अगर लोग कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देश की आर्थिक नीतियों के संदर्भ में स्टालिन की नीतियों से प्रभावित थे, तो उसमें गलती नहीं है। तो वो वास्तव में एक विदेशी विचार से सहमत थे कि जो कुछ भी होगा वो पब्लिक सेक्टर के माध्यम से होगा। इसीलिए उसको सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी उन्होंने कहा हम बनाएंगे, जिसमें सब कुछ सरकार के हाथ में अधिकांश चीजें होंगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये निर्णय सरकार करेगी, और प्राइवेट सेक्टर को काम करने की थोड़ी बहुत अनुमति होगी। लेकिन अगर उसको कोई उद्योग लगाना है तो उसको पहले कोटा लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, और ये बात देखने के लिए कि क्या वो नियमों का ठीक प्रकार से पालन कर रहा है प्राइवेट सेक्टर का एंटरप्राइज, तो उसके वहां पर इंस्पेक्टर जाएंगे देखने के लिए। इसलिए इस नीति को अगर आप इतिहास में जाएं तो इस नीति को बोलते थे लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज। तो ऐसे में समय में जब भारत आजाद हुआ, उसी समय में बाकी दुनिया के छोटे छोटे मुल्क भी आजाद हुए, उन्होंने अपनी प्रगति करनी शुरू की। तो हमने देखा कि भारत की जो प्रगति की दर थी वो 2.5-3% पर सिमट गई थी, और बाकी दुनिया के मुल्क जो छोटे छोटे मुल्क थे वो अब एशियन टाइगर कहलाने लगे थे। वहां प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, वहां उद्योग का विकास हुआ, और हम देखते थे कि वहां से सामान खरीद करके भारत में लाने की बहुत इच्छा रहती थी लोगों को। मुझे याद है मैं जब छोटा था तो जापानी साड़ियां खरीदने की बड़ी लोगों को इच्छा हुआ करती थी, जापानी साड़ी। तो ये इसी प्रकार से जापानी वस्त्र, ऐसे भी बातें आती थी। भारत में सब कुछ बनता था और भारत में बिकता भी था, लेकिन वो इतना उच्च क्वालिटी का नहीं होता था, क्योंकि हमने प्रतिस्पर्धा को रोक दिया था। यानी प्राइवेट सेक्टर वाज नोवेयर इन कंपटीशन, और उस प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए हमने एक काम और किया कि विदेशों से आने वाले सामान पर, जैसे आजकल ट्रम्प साहब लगा रहे हैं ना 40%, कभी का 145% लगाऊंगा, किसी पर का 250% लगाऊंगा। हमारे जो टैरिफ रेट हुआ करता था वो 400% होता था, 600% होता था। यानी अगर किसी को विदेश से टीवी खरीदना है तो वो 400 से लेकर 600% टैरिफ दे करके, आयात शुल्क दे करके टीवी खरीद के लाता था। बहुत कम लोग खरीद पाते थे, लेकिन हाँ वैसा था। तो हमारी जो कुल मिलाकर के आर्थिक नीति थी वो एक प्रकार की प्रोटेक्शनिस्ट संरक्षणवादी नीति थी, और जिसके कारण अपने देश में जो कंपटीशन का अभाव हो गया, और भारत का विकास दर जो थी, जिसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं, वो ग्रोथ रेट घट करके, मतलब घट के क्या, पहले तो होती नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब पहले तो 0% ग्रोथ थी पर कैपिटा इनकम में, अभी देखिए हम और जीडीपी में पहले 1% ग्रोथ होती थी 1900 से लेकर 1950 के बीच में, 0.5% 1% के बीच में थी। अभी देखिए अब हम 3% पर आ गए। तो 3% 4% के बीच में वो ग्रोथ रहती थी। तो ऐसे में कई अर्थशास्त्रियों ने भारत का मजाक बनाते हुए उसको कहा कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, कि मतलब जो इंडिया की ग्रोथ रेट को उन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के नाम से प्रचारित करने की कोशिश की। यहाँ पर मैं ये स्टोरी सुनाने के बाद आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप लोगों ने, यदि किसी ने गुरु फिल्म देखी हो, तो उस गुरु फिल्म में नायक और मुकदमा चलता है। ऐसा बताया जाता है कि ये फिल्म जो है धीरू भाई अंबानी के जीवन पर बनी है। तो गुरु यानी नायक पर मुकदमा चलता है कि अरे आपको तो हमने एक मशीन लगाने का लाइसेंस दिया था, आपने 7 लगा दी।
और आपको हमने कहा था कि आपने निर्यात नहीं करना है। आपको कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो कोई देश के सीक्रेट निर्यात कर रहे थे, उत्पादन, कपड़ा उत्पादन करके उसको निर्यात करने का प्रयास कर रहे थे, तो आपने निर्यात भी कर दिया। तो आपने इतना ज्यादा उत्पादन कर दिया, इतनी मशीनें लगा दी, निर्यात करना शुरू कर दिया, तो आपने कानूनों का उल्लंघन किया है। तो क्यों ना आपको आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, आपको जेल में भेजा जाए, आपको जुर्माना लगाया जाए। तो जिस देश में, और ये जो बात फिल्म थी, ये कोई फिक्शन नहीं था कि वे कोई काल्पनिक घटना थी, ऐसा नहीं था। यह उस समय की रियलिटी थी, सच्चाई थी कि अगर आपको कोई उद्योग लगाना है तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। उस लाइसेंस कैपेसिटी से ज्यादा अगर आपने उत्पादन कर दिया तो आपको उसके पर आपको जेल हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है। तो आप समझिए कि जिस देश में ये आर्थिक नीति इस प्रकार की हो कि कोई व्यक्ति या संस्था, कोई कंपनी इसको लाइसेंस से ज्यादा उत्पादन कर दे तो उसको जेल हो सकती है, उस पर जुर्माना लग सकता है, तो उस देश का विकास होना संभव नहीं। तो वो स्थिति जो थी, हम कह सकते हैं कि वो भी स्वदेशी ही था। अपनी तरफ से उन्होंने उसको स्वदेशी नाम दिया था, लेकिन हम कह सकते हैं कि स्वदेशी को बदनाम करने का जो काम उस समय की सरकार ने किया, उस आर्थिक नीति के तहत किसी ने दुनिया में स्वदेशी को बदनाम करने का इतना काम नहीं किया। तो उसके पीछे का कारण ये था कि हमने अपने युवाओं को, अपनी प्रतिभा को पहचाना नहीं। ये वही देश है जहां पर हमारे जो उद्यमी हैं इतने ही बेहतर किस्म का साजो सामान बनाया करते थे कि दुनिया भर के बाजारों में उसकी धमक होती थी। वो अपने जहाजों में भर करके हम सामान लेकर के जाते थे। आजकल हमारे कहते हैं कि हमारी टोटल जो ट्रेड होती है उसमें हमारी शिपिंग का हिस्सा 0.8% है। तो लेकिन एक जमाना था तब पूर्व के काल में, जब भारत औद्योगिक दृष्टि से बहुत उन्नत हुआ करता था, हमारे उद्यमी बहुत अच्छे प्रकार के साजो सामान बनाते थे, कपड़ा बनाते थे, इसके अलावा हथियार बनाते थे, मसाले हमारे बहुत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होते थे, तमाम प्रकार के दूसरे साजो सामान आर्टिजन्स के, वो हम कारीगरों के साजो सामान भी पूरी दुनिया में जाते थे। और जब वो दुनिया में जाते थे तो वहां के बाजारों में जब अपना सामान लेकर के जाते थे तो वहां के व्यापारी भी कहते थे कि हमारे यहाँ भी कुछ कुछ बनता है, यहाँ से ले जाओ। लेकिन हमारे व्यापारी कहते थे कि हमारे देश में आपका सामान बिकेगा ही नहीं, क्योंकि इतना घटिया किस्म का सामान वहां कोई खरीदता ही नहीं है। हमारे परिधान, अगर आप इतिहास में जाकर देखें तो हमारे जो कपड़ा होता था, घाटा ढाका की मलमल जिसको के नाम से अभी भी हम जानते हैं, तो इतने इस प्रकार की फाइन क्वालिटी का कपड़ा होता था कि एक पूरा का पूरा थान जो है एक अंगूठी में से निकल जाता था। अभी हाल फिलहाल तक भी हमारे देश में जो ऐसे कारीगर रहे हैं जो एक साड़ी को, इतनी साड़ी बनाते हैं तो एक माचिस की डिब्बी में बंद हो जाती है। यानी इस प्रकार की उन्नत टेक्नोलॉजी हमारे देश में थी कि हमारे देश के व्यापारी वहां से कोई सामान खरीदते नहीं थे। तो ऐसे में उनको अपने सामान के बदले में सब सोना मिलता था। जहाजों में, हमारे जहाजों में भर करके सामान जाता था, जहाजों में भर करके सोना आता था। और यही कारण था कि भारत में कोई सोने की खान नहीं होती थी। एक कोलार खान है, वो भी, वहां भी एफिशिएंट सोना उत्पादन नहीं होता है। अब कोई खान निकल आएगी तो नया सोना निकलना शुरू हो जाएगा तो बात अलग है, लेकिन हमारे देश में सोना पैदा होने की कोई इतिहास नहीं है। लेकिन हमारे देश में इतना सोना होता था कि हमारे देश से इतने आक्रांता आए, उन्होंने सोना लूटा, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने सोना लूटा। हर कोई हमारा सोना ही से अट्रैक्ट होकर के आते थे, वो लूट करके ले जाते थे। उसके बावजूद भी हमारे घरों में इतना सोना है कि इतिहासकार जो सोने के बारे में जानकारी रखते हैं, आर्थिकी के विशेषज्ञ हैं, वो सब यही कहते हैं कि भारत में जितना सोना है दुनिया में उससे ज्यादा सोना नहीं है।
यानी जो एक सोने की भी अपनी एक इतिहास है, तो उसमें भारत में इतना सोना अभी भी माना जाता है, ये सरदूर सत्य है। तो वो इसलिए होता था कि हमारे उद्यमी काम करते थे। हमने हमारे इतिहास में ये नहीं है कि राजा की फैक्ट्री लगी हुई थी, उससे उत्पादन होता था, वो विदेशों में जाता था, राजा को पैसा आता था, ऐसा कोई इतिहास नहीं दिखाई देता। हमारे देश में उद्यमी होते थे, कारीगर होते थे, हमारी ज्ञान था, जिसकी वजह से हम दुनिया में एक बेस्ट इंडस्ट्रियल नेशन कहलाते थे। वो हमारे युवाओं की प्रतिभा प्रज्ञा के आधार पर होता था। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये रहा कि हम देश में जो सरकारें आई, उन्होंने देश के इस शक्ति को नहीं पहचाना, उद्यमिता की शक्ति को नहीं पहचाना, अपने देश की प्रज्ञा को नहीं पहचाना, अपने देश के लोगों के जो मनोबल है उसको नहीं पहचाना। आज हमारे देश में जो युवा है, अभी हमने कोई बहुत प्रयास किए हों ऐसा दिखाई नहीं देता है। हुए हैं प्रयास अभी पिछले 11 सालों में, लेकिन उसके बावजूद भी हमने केवल बात करना शुरू किया कि स्टार्टअप कोई चीज होती है। स्टार्टअप का मतलब होता है कि जब हम कोई नए आइडिया के साथ कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको स्टार्टअप बोलते हैं। हमारे देश में मात्र 35 या 50 350 के करीब स्टार्टअप हुआ करते थे 2014 में। आज उनकी संख्या 1,80,000 के लगभग पहुंच गई। और उसी दौरान में हमारे जो स्टार्टअप्स में से कुछ ऐसे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स निकले जिन्होंने अपने व्यापार को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया। वो $1 बिलियन से ज्यादा के सामर्थ्य वाले हो गए। उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो 140-50 तो यूनिकॉर्न्स ही बन गए। तो हिसाब लगाया जाए तो अभी हमने केवल बात करना शुरू किया है। हमारे युवाओं को एक थोड़ा सा प्रोत्साहन देना शुरू किया कि आइए आप स्टार्टअप के नाते रजिस्टर कराइए। मैं आपको उदाहरण के नाते बताता हूं कि अभी हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में जो स्टार्टअप्स विकसित हुए हैं, आप लोगों ने पेटीएम का नाम सुना है। विजय शेखर शर्मा करके एक व्यक्ति हैं, उनके दिमाग में आया आइडिया कि ये जो यूपीआई वगैरह भारत ने शुरू किया है, तो क्यों ना उसको फैसिलिटेट करने के लिए कंपनी बनाई जाए उसको। और आज हम बात करते हैं तो यही कहते हैं कि अच्छा मैंने उसको पैसे भेजने हैं तो फिर मैंने पेटीएम कर दिए। तो एक सामान्य सा बालक किसी सामान्य घर में पैदा हुआ, उसने एक स्टार्टअप शुरू किया और वो इतना बड़ा हो गया। एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ। आप लोगों ने नौकरी.com, जीवनसाथी.com, पॉलिसीबाजार.com इत्यादि का नाम सुना होगा। तो इसको शुरू करने वाले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक सेंट स्टीफेंस कॉलेज के इकोनॉमिक्स बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करने के बाद कहीं नौकरी करने लगे। नाम था संजीव बिखचंदानी। और उनके दिमाग में आया कि नौकरी.com शुरू करना चाहिए और उन्होंने नौकरी.com शुरू किया। उस समय .com का नया क्रेज शुरू हुआ था। तो अब सारी दुनिया में और सारे देश में अब कोई नौकरी ढूंढने की बात करता है तो पहले नौकरी.com पर जाता है। किसी को ना जॉब लगानी हो कि भाई हाँ हम किसी को रखना चाहते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट का नोटिस जो है, पहला नोटिस जो है वो आपके नौकरी.com पर आता है। ऐसे ही उदाहरण के नाते मैंने बताया कि आज वो कम से कम 30-40 हजार करोड़ रुपए के व्यक्ति हैं और स्टार्टअप्स को फंड भी करते हैं। एक और हमारे मित्र हैं। ये सब मित्रों की बात बता रहा हूँ, बाकी और तो बहुत सारे हैं जिनके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन है तो बहुत बड़ी संख्या में है। लेंसकार्ट आप सुनते होंगे, कोई अलग अलग प्रकार के जो स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में आप सुनते ही हैं। तो एक हमारे मित्र हैं श्रीधर वेम्बू, वो जोहो कॉर्पोरेशन आप लोगों ने सुना होगा। जिस प्रकार से गूगल वाले जीमेल और गूगल मीट ये सब करते हैं, वैसे ही उनका जोहो मीट है, जोहो मेल है। आज भारत सरकार जो है जीमेल से हटकर अब जोहो मेल पर जा रही है।
और लगभग उनका हर साल का जो आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट है 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का। और वो पहले सिलिकॉन वैली में काम करते थे, सिलिकॉन वैली से अपना शिफ्ट करके कहीं तमिलनाडु में छोटे से तिनकाशी गांव में उन्होंने अपने हेडक्वार्टर बना दिया है। यानी कुल मिलाकर के यदि देखें तो थोड़े ही कालखंड में हमारे देश के लोगों ने थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलने के बाद हमारे युवाओं ने जो प्रगति की है वो अब पूरी दुनिया को चौंका रही है। आज हम देख रहे हैं कि जब हम आत्मनिर्भरता के आधार पर कुछ भी करते हैं, एक जमाना था, कुछ जमाना भी बहुत पुराना नहीं था, 10-12 साल पुरानी बात है, हम अपने 70% जो डिफेंस इक्विपमेंट्स थे वो सब विदेशों से आयात करते थे। हमारे डिफेंस पे हमारी निर्भरता विदेशों पर कुल मिलाकर के पूरी थी। जहाज खरीदना है तो अमेरिका का या फ्रांस का खरीदना पड़ेगा या रशिया से लेना पड़ेगा, अगर तोप खरीदनी है तो फलां जगह से खरीदनी पड़ेगी, अगर ड्रोन्स खरीदने हैं तो किसी और जगह से खरीदने पड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर के हमारी जो पूरी की पूरी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स थी वो विदेशों से पूरी होती थी। आज हमने 100% स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट्स पर आ रहे हैं। बहुत बड़ी अभी भी थोड़ा बहुत हमारी डिपेंडेंस है, 70% अभी हम अपना बना रहे हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि मात्र 4 दिनों की लड़ाई में हमने उनके सारे ठिकाने ध्वस्त किए, सारे टेररिस्ट ठिकाने ध्वस्त किए और आसपास की बस्ती में कहीं आवाज तक नहीं हुई जहां, और उन्होंने खुद भी दिखा दिया कि हमारे जो टेररिस्ट ठिकाने थे उन्हीं को ध्वस्त किया है। उनके आर्मी के जो लोग हैं वहां उनके फ्यूनरल पर गए हुए थे, तो आपने सब लोगों ने देखा भी। तो कुल मिलाकर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब दुनिया भर में हमारे सामान की गूंज सुनने को मिल रही है। और हमारा आकाश, हमारा ब्रह्मोस, हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी तोप, हमारी राइफलें पूरी दुनिया में जाने शुरू हो गई। और इतने हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि हम अगले 10 साल तक उसको पूरा करने की स्थिति में नहीं है। तो ये केवल हमने थोड़े सालों का प्रयास किया और हमने आत्मरक्षा के लिए, प्रतिरक्षा के लिए हमने अपने देश में साजो सामान बनाना शुरू कर दिया। हमने थोड़े दिनों का ही, कोई बहुत ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा प्रयास नहीं है। पहले कहते थे कि भाई एक एक्सक्लूसिव क्लब है स्पेस का जिसमें अमेरिका थोड़े से और मुल्क हैं, बाकी सब लोग कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा पुराना एक कार्टून किसी अखबार में छपा था कि वो एक्सक्लूसिव क्लब है, भारत का व्यक्ति बाहर खड़ा है, उससे अनुमति मांग रहा है कि मैं एंटर कर जाऊं और वो उसको एंट्री करने के लिए अनुमति नहीं दे रहे। आज ये स्थिति है कि अमेरिका को भी अगर अपने कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने हैं, किसी अमेरिकी कंपनी को करने हैं या इवन नासा को भी करने हैं, तो हमारा जो PSLV सिस्टम है वो 1/4 कॉस्ट पर उसको अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर देता है। जिस चीज को करने के लिए जो चंद्रमा तक पहुंचने के लिए जब अमेरिका ने $166 बिलियन खर्च किए थे, वही काम हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे लोगों ने मात्र 615 करोड़ रुपए में हमने चंद्रयान बना करके चंद्रमा की उस जगह पर भेज दिया जहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। अद्भुत तरीके से दिमाग लगा करके हम लोग वहां पर पहुंचे। आज जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, दुनिया भर में जितनी डिजिटल पेमेंट्स होती हैं उसका 50% भारत में होती है और वो भी मुफ्त होती है। दुनिया में कहीं चले जाते हैं तो आपको ATM से पैसे निकालने होते हैं, तो अगर मान लिया $100 निकालने तो $4-5 उसमें से कट जाते हैं। आपको $100 के बदले केवल $95 मिलते हैं। और भारत में
हमने कहीं पर भी कहीं से भी कुछ भी पैसा भेजना हो, मैं अपने मोबाइल से भेजता हूँ। दूसरे के मोबाइल पर जाना है, मेरे मोबाइल का कनेक्शन, मेरे कनेक्टेड जो अकाउंट है उससे उसके मोबाइल तक जाएगा, फिर उसके अकाउंट में चला जाएगा, और ये सारा काम 1 सेकंड में होगा। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। इसीलिए फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, तमाम देश जो हैं इस समय प्रयास में है कि हमारे यूपीआई सिस्टम को अब वो किसी तरीके से अडॉप्ट कर ले। अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति के एक विशेष दूत हमसे मिले। उन्होंने कहा कि आप हमारी देश की मदद कीजिए, जिस प्रकार से आपने अपने देश में डिजिटलाइजेशन किया है उसको रेप्लिकेट कर दीजिए। अभी 4 और 5 दिसंबर को हमारा एक कार्यक्रम होगा, मैं उसमें उपस्थित होऊंगा, वहां के राष्ट्रपति भी होंगे, और वहां पर वो अपना यूआईडी लॉन्च करेंगे भारत के कार्यक्रम में। और उनकी अपेक्षा ये है कि उस यूआईडी के साथ साथ उनके स्टार्टअप्स को भी हम मदद करना शुरू करें। तो जितने नाम मैंने आपके सामने लिए हैं वो सब लोग भी वहां जाएंगे और वहां पर अपने स्टार्टअप जर्नी को वहां बताएंगे, और वहां पर जाकर के उनको उनके स्टार्टअप्स को भी वो फंड करने का काम करेंगे। यानी कुल मिलाकर के आज देश जो है, एक जमाना था हम कहा करते थे कि भाई हम पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पिछड़ गए, हम दूसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पिछड़ गए, हम तीसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पिछड़ गए, और भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, कुछ हो नहीं सकता है। आज जो दुनिया में चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसको इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं। चाहे वो स्पेस है, चाहे वो डिजिटलाइजेशन है, चाहे वो पेमेंट सिस्टम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम है। आज हम कोई जमाना था कहा करते थे कि चीन के हुआवे के 5G के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमने हुआवे को लात मार करके बाहर भेजा। मैं शब्द का थोड़ा सामान्य भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन उनके लिए यही शब्द सही है। और हमने अपने देश में अपना 5G इंडिया स्थापित किया, और आज हम उस जर्नी पर आगे बढ़ गए हैं। अगर वो हुआवे का 5G आ गया होता तो भारत के प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री से क्या बात कर रहे हैं वहां शी साहब सुन रहे होते। लेकिन हमें अपने देश की सुरक्षा का भी ध्यान है, तो ऐसे में हमारे वैज्ञानिक इस सब कामों में लगे हुए हैं। और हर क्षेत्र में हम टेलीकॉम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सेमीकंडक्टर्स हो, स्पेस हो, ड्रोन्स हो, एंटी ड्रोन सिस्टम हो, हर क्षेत्र में हम आगे हैं। इसी को हम इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं। इंडस्ट्री 4.0 कोई आसमान से टपका कोई शब्द नहीं है। आज हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस सब में हम आगे बढ़ रहे हैं। कहीं पर हम अभी पीछे भी हैं, लेकिन वहां पर भी उस रेस में हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्लीन टेक टेक्नोलॉजी के क्लीन टेक प्रोडक्शन में हमारा स्थान अभी वैसा नहीं बना है, लेकिन अभी भी सोलर में हम 20% आत्मनिर्भर हो गए हैं। विंड एनर्जी में हम 50% से ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुके हैं। ऐसे ही हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो यह स्वदेशी का एक मैनिफेस्टेशन हम देख रहे हैं अपने देश में। और जब कुछ लोग ये कहते हैं कि बिना दुनिया के साथ लेन देन के काम नहीं चल सकता है, हमें दुनिया के साथ रिलेशन बनाए रखने हैं, तो और लेकिन ये इसलिए स्वदेशी नहीं होना चाहिए। मेरा यहाँ ये कहना है, स्वदेशी कभी ये नहीं कहता है कि हमें दुनिया भर के साथ रिलेशन नहीं रखने हैं, हमें आयात निर्यात नहीं करना है। ये स्वदेशी नहीं कहता है। स्वदेशी ये नहीं कहता है कि हमने दुनिया के साथ आर्थिक संबंध तोड़ देने हैं। हमें ज्यादा तीव्रता के साथ, ज्यादा तेजी के साथ दुनिया के साथ अपने संबंध बनाने हैं, लेकिन बराबरी के आधार पर। और जब हम कहते हैं मेक इन इंडिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना अच्छा व्याख्यान के बाद कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। फिर भी मैं थोड़ा सा जो गांधी जी के विचार रहे थे स्वदेशी के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा मैं रखना चाहता हूं कि स्वदेशी की भावना का अर्थ उनके विचार में कि हमारी वह भावना जो हमें दूर के क्षेत्र को छोड़कर अपने समीप
वर्ती प्रदेश का ही उपयोग एवं सेवा करना सिखाती है। उदाहरण के लिए कि धर्म के संबंध में यह कहा जाएगा कि मुझे अपने पूर्वजों से प्राप्त धर्म का ही पालन करना चाहिए। अपने समीपवर्ती धार्मिक वातावरण का उपयोग इसी तरह से हो सकेगा। यदि मैं उसमें दोष पाऊं तो मुझे उन दोषों को दूर करके उनकी सेवा करनी चाहिए। इसी तरह राजनीति के क्षेत्र में मुझे स्थानीय संस्थाओं का उपयोग करना चाहिए और उनके जाने माने दोषों को दूर करके उनकी सेवा करनी चाहिए। अर्थ के क्षेत्र में मुझे अपने पड़ोसियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। उन उद्योगों की कमियां दूर करके उन्हें ज्यादा संपूर्ण एवं सक्षम बनाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यदि स्वदेशी की ऐसी भावना को व्यवहार में उतारा जाए तो मानवता के स्वर्ण युग की अवतारणा की जा सकती है। ये महात्मा गांधी जी के विचार रहे हैं। जहां तक स्वराज की बात आती है तो स्वराज जो है एक पवित्र शब्द है। वह एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ आत्मशासन अथवा आत्मसंयम है। अंग्रेजी शब्द जिसको इंडिपेंडेंस कहते हैं वह अक्सर सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त निरंकुश आजादी या स्वच्छंदता का अर्थ देता है, जो यह स्वराज का अर्थ नहीं रहा है कभी। स्वराज से अभिप्राय है कि लोक सम्मति के अनुसार होने वाला भारतवर्ष का शासन। लोक सम्मति का निश्चय देश के वालिग लोगों की बड़ी से बड़ी तादाद के मत के द्वारा हो। ये लोग ऐसे हों जिन्होंने अपने शारीरिक श्रम के द्वारा राज्य की कुछ सेवा की हो और जिन्होंने मानवता मतदाताओं की सूची में अपना नाम लिखवाए हों। स्वराज जनता में इस बात का ज्ञान पैदा करके प्राप्त किया जा सकता है कि सत्ता पर अधिकार करने और उनका नियमन करने की क्षमता उसमें है। अधिक इस पर अब मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम है और अधिक हो गया है, और बाकी सारी बातों को आपने जितना कहा वह काफी है। इतने को ही अगर हम समझ करके उसका पालन करें, उनके विचार पर हम आगे चलें तो निश्चित रूप से भारत जो है पुनः उस जो स्वदेशी विचार थे हमारे वह आ जाएंगे। आप देखे होंगे कोरोना काल में भी स्वदेशी की बात आ गई थी कि कितना भी आप अंग्रेजी दवाई खा लेते थे तो वहां पर काढ़ा या नहीं तो आपको स्वदेशी जो उपचार हैं उसी का लाभ मिला। इसलिए हम कभी भी स्वदेशी को न भुलाएं, अपने देश की जो परंपरा रही है उसको हम अपनाएं और दूसरे का भी सम्मान करें। कहीं भी इसमें ये नहीं करें, भेदभाव नहीं करें। आप चर्चा कर रहे थे रेशम के और उस धागे की जो एक डिब्बे में, माचिस के डिब्बे में या अंगूठी से निकलते थे, निश्चित रूप से मलबरी जो रेशम वगैरह है भागलपुर में अभी भी कुछ कुछ उसके अंश मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो स्वदेशी विचार है उसको अपनाने चाहिए। आज के संदर्भ में वह बहुत ही प्रासंगिक है। इतना ही कहते हुए मैं अपने वादी को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश सर। समय की घड़ी हम लोग को इशारा कर रही है कि अब हम लोग को यह जो सत्र है, संवाद सत्र है, समाप्ति की ओर इशारा कर रही है। अंत में मुझे महात्मा गांधी जी का एक वक्तव्य याद आता है जो उन्होंने अपने पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि एक अध्याय है हिंद स्वराज में कि भारत क्यों गुलाम हुआ। उसमें उन्होंने बताया है कि हम पहले आर्थिक रूप से परतंत्र हुए, उस आर्थिक परतंत्रता के कारण हम कैसे राजनीतिक परतंत्र हो गए, दूसरे के गुलाम हो गए। तो ये जो आर्थिक परतंत्र है, आर्थिक स्वतंत्रता है, स्वदेशी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से हम राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं और इसी स्वराज से फिर सर्वोदय की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर अश्वनी महाजन सर, आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संरक्षिका गीता दीदी की तबीयत खराब है, उन्होंने कहा कि गौरव आज पूरा दारोमदार तुम्हारे ऊपर है, तो दीदी को भी धन्यवाद। और आप सभी लोग जुड़े, अपना समय दिया, आप सभी को धन्यवाद। जाते जाते एक और चीज कहता हूँ कि यंग इंडिया में जो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि स्वराज का उद्देश्य हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब देश के जो देशभक्त लोग हैं, बहुसंख्यक देशभक्त लोग हैं,
ये लोग अपने निजी स्वार्थ से उठकर देश की भलाई के बारे में सोचें। तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है ज्ञान यज्ञ राष्ट्रीय संवाद श्रृंखला, ये भी एक स्वराज का पार्ट है। तो आप लोग इससे निरंतर जुड़े रहें, इसी अपेक्षा के साथ मैं अंत करता हूँ। सबको प्रणाम।